Hello students, you are most welcome in video class of Make My Career. I am Sanjay Dwivedi with the topic genetics. ये टॉपिक पहले से चला आ रहा है। इसकी पहले 2 वीडियो क्लास जेनेटिक्स की हो चुकी है। काफ़ी कुछ उसके बारे में आपको हमने समझाया है और आगे हम बढ़ाते हैं बात को। आज के डेट में हम मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने स्वयं प्रपोज नहीं किया था। ये कार्ल कोरेंस के दिमाग का चीज़ है। उन्होंने सोचा कि कंक्लूजन ऑफ मेंडल कैन बी पुट फॉरवर्ड एज ए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज करने वाला आदमी कार्ल कोरेंस है। कार्ल कोरेंस ने ही मेंडल के एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के आधार पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया, जिसमें से एक का नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स था और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। इन दोनों लॉ के अलावा एक लॉ और है जिसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये बात बताई गई कि जब एक पेयर एलील के होते हैं, उसमें से जो अपने को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट एलील है, और उसी के इनहेरिटेंस की पढ़ाई करना लॉ ऑफ डोमिनेंस है। मेंडल के कॉन्सेप्ट से पहले साइंटिस्ट लोगों के बीच में जो कॉन्सेप्ट्स थे उनका भी हम आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे। इसको हम प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आज के डेट में यूज़फुल नहीं हैं। आज के डेट में मेंडलिज्म यूज़फुल है, फिर भी ह्यूमन का ब्रेन कैसे इवॉल्व हुआ है जेनेटिक्स को लेकर, उसका आइडिया इससे लगता है। Pre-Mendelian theories of inheritance are also called theories of blending inheritance because these theories assume that the character of the parent mixed means blended during transmission to offsprings। इस थ्योरी के अनुसार, ब्लेंडिंग थ्योरी के अनुसार, जब पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर जाते हैं तो आपस में मिक्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। जो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट था उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट moist vapor theory था, which was proposed by Pythagoras, who believed that each organ of the body produced moist vapor which take part in formation of embryo part। उस समय embryo और एक का आइडिया नहीं था और उसको ही पाइथागोरस ने moist vapor के नाम से इंडिकेट किया है। दूसरा कॉन्सेप्ट था प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स में फ्लूइड थ्योरी। इम्पेडोकोलिस ने दिया था इसको, और इसको हम लोग आगे चलकर रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी के भी नाम से पढ़ते हैं, विच वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। अकॉर्डिंग टू हिम, द फ्लूइड that is the pure blood of man's semen and impure blood of woman's menstrual fluid and our reproductive blood of the parents got mixed and take part in formation of embryo। इनका ये कहना है कि सीमेन का प्योर ब्लड और वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान का इम्प्योर ब्लड मिक्स होकर नए एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगला आइडिया था द आइडिया परफोरेशन थ्योरी। ये स्वेमरडैम ने इसको दिया था। अकॉर्डिंग टू स्वेमरडैम, ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्पर्म और एग। एग और स्पर्म में ऑर्गेनिज्म पहले से उपलब्ध रहता है इन ए मिनिएचर फॉर्म, शार्ट माइन्यूट फॉर्म में, जिसको हम लोग होमोन्क्यूलस कहते हैं।
फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट इट्स ग्रोथ, और उस जो मिनिएचर फॉर्म में ऑर्गेनिज्म एग और स्पर्म में है उसके फर्दर ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड है, विच इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ बोथ एग एंड स्पर्म। अगली थ्योरी आई जिसका नाम पार्टिकुलेट थ्योरी था, विच वॉज गिवन बाई माउपेरिटस, who suggested that the body of the parent give rise to minute particle during sexual reproduction which unite to form offspring। इस थ्योरी के अनुसार पेरेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल रिलीज करते हैं जो आगे यूनाइट करके नए ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देता है। वोल्फ ने एक अगली थ्योरी पेश की जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ये SIS है, SIS। According to this idea, the germ cells have definite undifferentiated substance which after fertilization organizes to form complex organs। वुल्फ के अनुसार या एपिजेनेसिस थ्योरी के अनुसार जर्म सेल हैव डिफिनिट अनडिफरेंशिएटेड सब्सटेंस, निश्चित रूप के अविभाजित सब्सटेंस रखते हैं जो फर्टिलाइजेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑर्गन बनाता है। डार्विन गेव पैनजेनेसिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम, every somatic cell and tissue of the body produce a tiny particle, बहुत ही छोटे particles known as gemmules or pangene, which contains the both parental and the acquired character। All the pangenes of the body cells collect in gametes and are passed on to the zygote offsprings where they guide growth of different part of the embryo। ये थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस भी प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट का एक भाग ही था। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको याद नहीं रखना, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स के देने वाले का नाम जरूर याद रखना। अगला है कॉन्सेप्ट जो मेंडल के जस्ट पहले का है, उसका नाम है जर्म प्लाज्म थ्योरी, एंड इट वाज सजेस्टेड बाय बीजमैन who suggested that reproductive cells are germplasm and they passes trace to next generation। According to Weizmann, जो reproductive cells होते हैं वो germplasm प्रोड्यूस करते हैं और वही germplasm एज ए ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। Blending inheritance was not successful in times to come as some characters of other than parents are also seen in the offspring। ये पहले ही जैसा कि हमने बताया, ब्लेंडिंग कैरेक्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स या आइडिया के तौर पे, वो सक्सेसफुल नहीं थे। किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनमें कमियां थीं और उन्हीं कमियों को वजह से वो अनएक्सेप्टेबल है। The phenomenon of atavism, that is the reversion, counters the blending theory। ब्लेंडिंग थ्योरी में प्रोग्रेसिव कैरेक्टर के बारे में बताएं, एटाविज्म में रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है, यानी हमारे पूर्वजों के कैरेक्टर आने वाली प्रोजनी में दिखने लगते हैं। एटाविज्म इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर सम हिडन कैरेक्टर्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन, that is the grandparents generation, are visible in third generation suddenly। For example, presence of tail, पूंछ का पाया जाना इंसान में, grandfather's nose in an offspring, या grandfather के नाक का शेप ग्रैंडसन में दिखाई देना, यह एक एटाविज्म का उदाहरण है। One trait which does not blend in sex itself, एक कैरेक्टर ही है जो अपने को खुद मिक्स नहीं करता सेक्स के दौरान, वह सेक्स इटसेल्फ है। सिर्फ सेक्स ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने इनहेरिटेंस में ब्लेंडिंग से अछूता है।
मेंडल ने अपनी बातों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मैगजीन में पब्लिश कराने के बाद एक्सपायर कर गए थे। उन्होंने कोई लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस खुद प्रपोज नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने नाम से भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं प्रपोज किया। उसको आगे चलकर 1900 में 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा रीडिस्कवर किया। Mendel's law were rediscovered in 1900 by following 3 scientists working in different countries। ये एक साथ नहीं काम कर रहे थे, ये अलग अलग देशों में काम कर रहे थे। उसमें से एक का नाम है ह्यूगो डुब्रिज, जो हॉलैंड में काम कर रहे थे, और इन्होंने अपना काम जिस प्लांट पे किया उसका नाम है इवनिंग प्रीम रोज। कार्ल कोरेंस जो जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जिया मेज पे किया। इरिक वॉन यानी ईवी शेरमार्क जो ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पे किया। इन तीनों ने इस बात को रेटिफाई किया, प्रूफ किया कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो बातें उठाई हैं वो सही हैं और उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। आगे चलकर ह्यूगो डुब्रिज ने उनके इस कॉन्सेप्ट को मैगजीन फ्लोरा में पब्लिश कराया। ह्यूगो डुब्रिज रीपब्लिश मेंडल्स वर्क इन फ्लोरा इन 1900। फ्लोरा इज द बायोलॉजिकल साइंस की बहुत ही वर्ल्ड फेम की मैगजीन है जो अभी भी छपती है। कोरेंस प्लेड मेजर रोल इन कन्वर्टिंग मेंडल्स रिजल्ट इनटू लॉ। Coherence played a major role in converting Mendel's result into Mendel's law. Mendel proposed the existence of particulate unit factor। ये जो फैक्टर टर्म लिखा है, मेंडल यह टर्म जिसकी बदले लिखते थे उसका नाम जीन है। जीन टर्म मेंडल के समय में उपलब्ध नहीं था, प्रचलन में नहीं था। उन्होंने जीन के लिए फैक्टर टर्म का यूज किया है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि कार्ल कोरेंस के द्वारा प्रपोज किया गया था, और जो हम अभी भी शुरू में बताया भी आपको, ये 3 कैटेगरी में थे। एक का नाम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरे का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 लॉ आपको मेंडलिज्म के नाम पे बुक्स में पढ़ने को मिलते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके बताएंगे, ध्यान से सुनें। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहली बात तो जानिए कि डोमिनेंट एलील कहते किसको है। ऑल दोज एलील्स विच हैव एबिलिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड डोमिनेंट। फिर से ध्यान से सुनिए, वे कोई भी एलील जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन की क्षमता रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हम डोमिनेंट कहते हैं। डोमिनेंट एलील की इनहेरिटेंस की पढ़ाई करना लॉ ऑफ डोमिनेंस है। एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। यह एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अनआइडेंटिकल एलील्स आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस। इसमें से जो एलील एक साथ हेट्रोजाइगस कंडीशन में आने पे जो अपने को एक्सप्रेस कर लेगा उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। यानी यदि यह कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा है, जिसका मतलब आपके लिए है कि टॉल है, तो टी कैपिटल टी को हम डोमिनेंट एलील बोलेंगे, और इसके इनहेरिटेंस के पैटर्न की पढ़ाई करना लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इसका अगला अर्थ क्या हुआ कि दोज एलील्स व्हिच आर अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड रिसेसिव। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन कर लेते हैं या करने की क्षमता रखते हैं उनको हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हीं को हम रिसेसिव कहते हैं। इसका मतलब स्मॉल टी रिसेसिव एलील है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करेगा। इट विल एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। अब आपको एक बात याद करने के लिए मिल गई, रिसेसिव एलील्स
will express only in homozygous condition. Recessive alleles will not express in heterozygous condition. डोमिनेंट के लिए बोलने ध्यान से सुनिए, डोमिनेंट एलील्स may express in both homozygous as well as heterozygous condition. यानी डोमिनेंट एलील होमोजाइगस में भी एक्सप्रेशन देते हैं, हेट्रोजाइगस में भी कर देते हैं। रिसेसिव एलील सिर्फ होमोजाइगस में देता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन नहीं देगा। जो हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेशन नहीं देता उसी को हम रिसेसिव एलील कहते हैं। पढ़ते हैं, व्हेन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कंडक्टेड बिटवीन टू प्लांट्स इन F1 ओनली वन कैरेक्टर अपीयर्स। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दो प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 में किसी एक का ही कैरेक्टर अपीयर होता है, वाइल अदर कैरेक्टर रिमेन्स। ऐसे डबल टाइपिंग हो गई है। वाइल अदर कैरेक्टर रिमेन्स इन हिडन स्टेट, छुपा हुआ रहता है। द कैरेक्टर अपीयर्स इन F1 इज कॉल्ड डोमिनेंट। F1 कौन है? जो हेट्रोजाइगस है। वाइल अदर हिडन कैरेक्टर जो एक्सप्रेस नहीं किया हेट्रोजाइगस में, इट इज कॉल्ड रिसेसिव। द F1 हाइब्रिड डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ ब्लेंडिंग। F1 के दौरान ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में ब्लेंड नहीं हुए, बल्कि एक एक्सप्रेस किया और एक साइलेंट स्टेट में पड़ा रहा। यही बात आपको समझनी है। यदि आपसे कोई पूछ बैठे एग्जाम में आए कि किस एलील को डोमिनेंट कहेंगे, उसकी कंडीशन याद रखनी है आपको। वो कंडीशन फिक्स है, वह एलील जो हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेशन की क्षमता रखेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को हम डोमिनेंट कहेंगे। जो अनेबल है एक्सप्रेशन करने में इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, सिर्फ उसी को हम रिसेसिव कहेंगे। रिसेसिव एलील विल एक्सप्रेस ओनली ड्यूरिंग होमोजाइगस कंडीशन। ये एक क्रॉस है, ये P1 है पेरेंट 1, ये P2 है पेरेंट 2, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 है। ये प्योर है, प्योर प्लांट है। कैसे पता चला प्योर है? उसका जीनोटाइप देख के, होमोजाइगस है। कैपिटल टी को यहाँ पे होमोजाइगस लिखा भी हुआ है, यानी पेरेंट 1 प्योर है। और प्योर में कैसा है? टालनेस के लिए प्योर है। प्योर की विशेषता ये है कि जब प्योर को सेल्फिंग कराएंगे तो सिर्फ पेरेंटल टाइप प्रोजेनी प्राप्त होगी। यानी कैपिटल टी से क्रॉस कराएं तो सारे ऑर्गेनिज्म कैपिटल टी वाले होंगे। यह बात सही है, यही प्योरिटी की पहचान है। यदि हम स्मॉल टी वाले से क्रॉस कराएं तो सारी की सारी प्रोजेनी स्मॉल टी वाली होगी। यानी जब प्योर प्लांट होगा, कोई प्योर कैरेक्टर के लिए कोई प्लांट होगा और उसका हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो सारी की सारी प्रोजेनी पेरेंट की तरह होगी। सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या है? एक क्रॉस बिटवीन आइडेंटिकल जीनोटाइप्स। जैसा जीनोटाइप एक पेरेंट का है, यदि वैसा ही दूसरे पेरेंट का भी हो तो इस तरह के क्रॉस को सेल्फ क्रॉस कहते हैं। यहां देखते हैं, गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होती है और यह रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा। 2 क्रोमोसोम में से एक ही बचेंगे, तो कैपिटल टी गैमेट में हुआ। होमोजाइगस ड्वार्फ है तो यह भी प्योर है और यह स्मॉल टी गैमेट में बनाएगा। इनके बीच फ्यूजन हुआ, फ्यूजन को जिसको आप लोग फर्टिलाइजेशन समझते हैं। फ्यूजन के पश्चात जो प्रोजेनी बनी वो पहली जनरेशन होती है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन होता है, उसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी कहते हैं। और यह अनआइडेंटिकल एलील हो जाने से इसको हम हेट्रोजाइगस या फिर हाइब्रिड, और यह अपीयरेंस में टॉल है क्योंकि कैपिटल टी ही एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। स्मॉल टी यहाँ साइलेंट है, तो जो साइलेंट है हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसी को रिसेसिव कहा गया है। हम इसको एक और ढंग से आपको समझा रहे हैं। हेट्रोजाइगस में जो एक्सप्रेस नहीं करता वो रिसेसिव, जो एक्सप्रेस करता वो डोमिनेंट। यहाँ कैपिटल टी डोमिनेंट है। अब हम अगला लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का हमने शुरू में ही फिर से नाम बता रहा हूं, इसी को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी
ऑफ गैमेट्स कहते हैं। समझ लीजिए थोड़ा सा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में ये बात बताई गई कि जब प्योर प्लांट, प्योर कैरेक्टर, प्योर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर यदि F1 हाइब्रिड में एक साथ आते हैं तो दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग एंड दे कंप्लीटली सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। देखिए क्या लिखा है, पढ़ने में आपको सुविधा होगी इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। When F1 हाइब्रिड आर सेल्फ्ड, अभी हम एक क्रॉस बता रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ा के देख लेते हैं। F1 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी था, सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। दे सेग्रीगेट, F1 में ये टॉल है फिनोटाइप में, यह भी टॉल है फिनोटाइप में, और इनकी क्रॉस कराने पे यह दो प्रकार का गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे भी बनेंगे दो प्रकार के गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मेल पेरेंट के लिए, एक फीमेल, ये मेल का गैमेट है, फीमेल गैमेट है, इनके बीच रैंडम फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने पर इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जीनोटाइप स्मॉल टी। यह एक हुआ, ये दोनों मिलकर दो हो गए, और यह एक, इस तरह से 1:2:1 में जीनोटाइप हुआ। और इसका फिनोटाइप यह देखने में टॉल, यह भी देखने में टॉल, यह भी देखने में टॉल, लेकिन यह देखने में ड्वार्फ होगा। यह दोनों टॉल कैसे हुए? कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, और इस वजह से इसका फिनोटाइप टॉल हो गया, और फिनोटाइप रेशियो 3:1, 3 टॉल हो गए और 1 ड्वार्फ हो गया। वही बात यहाँ समझाई जा रही है कि जब व्हेन F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग कराते हैं तो टॉल और ड्वार्फ सेग्रीगेट, सेपरेट हो जाते हैं इन रेशियो ऑफ 3:1। इसका मतलब ये आपस में मिक्स या ब्लेंड नहीं हुए थे, ये प्योर थे। द F1 हाइब्रिड ऑलवेज प्रोड्यूस प्योर। डोमिनेंट एलील इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ, जो भी समझाया गया आपको, डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन होमोजाइगस में होता है और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में तो हर प्रकार के एलील का एक्सप्रेशन होगा, पहचान की जगह हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में जिसका एक्सप्रेशन हुआ वो डोमिनेंट, जिसका नहीं हुआ वो रिसेसिव। रिसेसिव एलील एक्सप्रेस वनली, ध्यान दीजिए टर्म यूज हुआ है, वनली इन homozygous condition. Recessive allele will not express in heterozygous condition. ध्यान दीजिए, यह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हम पढ़े आ रहे हैं उसमें आगे की बात है। दिस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज बेस्ड ऑन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था उस पे आधारित यह नियम है। इट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि यह हर जगह लागू होता है। इट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकला हुआ लॉ है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, इसी लॉ को हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट करते हैं। दिस लॉ सजेस्टेड दैट in F2 generation both dominant and recessive traits of the pair segregate at the time of, जिस समय segregation होगा उसका नाम है gametogenesis, and at the time of gamete formation and express the gametes are pure
फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। गैमेट्स प्योर क्यों होते हैं? क्योंकि वो अकेले होते हैं। हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, इसकी गैमेटोजेनेसिस में एक गैमेट में कैपिटल टी गया, एक गैमेट में स्मॉल टी गया, यानी गैमेट में कोई मिक्सिंग नहीं है। यदि ये पॉलीप्लॉइड होता तो हो सकता था कुछ गड़बड़, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डायप्लॉइड। उसका यदि हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो एक एलील डोमिनेंट होगा, एक एलील रिसेसिव होगा, और दोनों एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस ड्यूरिंग म्यूसिस वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, सेपरेट कर जाएंगे एट एनाफेज। फर्स्ट, द phenotype F2 ratio of monohybrid cross is 3:1, 3:1। इसका परसेंटेज वैल्यू बताया गया 75:25। अब एग्जाम में आए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में रेशियो क्या होता है? आपका जवाब है 3:1 होता है। फिर आप क्या है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में किस परसेंटेज में रेशियो होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव? तो आपका परसेंटेज वैल्यू है 75%:25%। अब जीनोटाइप रेशियो जैसा कि हमने बताया कि 1:2:1 है, तो उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो हो जाएगा 25%, 50%, 25%। The genotype F2 ratio of monohybrid cross is 1:2:1। The ratio of pure offsprings in F2 generation of monohybrid cross is 1:1। इसको समझना है आपको, ये ध्यान दीजिए। F2 जनरेशन का रेशियो था, ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया गया। F1 में जो प्रोजनी हम प्योर प्लांट ले लेते हैं, कैपिटल टी टाल का ड्वार्फ से कराया गया, और F1 का जो जीनोटाइप आया कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसकी सेल्फिंग कराने से F2 प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। F1 की सेल्फिंग से ही F2 जनरेशन प्राप्त होता है, और इसमें 3 तरह के जो रेशियो आ रहे हैं 1:2:1, उसमें से एक कैपिटल टी होगा, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, और एक स्मॉल टी होगा। अब ये कह रहा है कि जो प्योर प्लांट हैं F2 जनरेशन के, यही F2 जनरेशन हुआ, जो प्योर प्लांट हैं उनका रेशियो 1:1 है। प्योर पेरेंट 1 की तरह यह है कैपिटल टी, और प्योर यह है। यह टाल तो है लेकिन प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है? क्योंकि यह हेट्रोजाइगस है। प्योर कौन होता है? जो होमोजाइगस हो, और होमोजाइगस एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी 1:1, दैट इज करेक्ट। The ratio of pure offsprings in F2 generation of monohybrid cross is 1:1। ये आपके सामने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का चार्ट बना हुआ है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट में कराया गया, प्योर टाल पी प्लांट। प्योर टाल पी प्लांट का जीनोटाइप कैसे हम लिखेंगे? कैपिटल टी। प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, इसका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल टी। इसकी गैमेट में स्मॉल टी आएगा, इसके गैमेट में कैपिटल टी आएगा। दोनों का क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, और जिसके चलते अगली पीढ़ी आ गई, और उसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं, जो हेट्रोजाइगस होने के कारण सब के सब हाइब्रिड होंगे, और देखने में सब ऑल यानी 100% सब के सब टॉल होंगे। अब इस F1 का क्या कराया गया? सेल्फिंग इज ए क्रॉस बिटवीन सिमिलर जीनोटाइप, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस, यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक पेरेंट, और सेम जीनोटाइप का दूसरा पेरेंट। इसके द्वारा, दोनों के द्वारा 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। गैमेट बनाने के रूल्स हैं। कोई भी जीनोटाइप कितने प्रकार का गैमेट बनाएगा उसको भी हम एक फॉर्मूले से जानते हैं, आपको क्लू देते हैं, एक हिंट देते हैं। टाइप ऑफ gametes produced by a homozygous genotype। यदि होमोजाइगस जीनोटाइप है
तो इससे बनने वाला गैमिट का प्रकार एक ही होगा। एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इन सब से सिर्फ एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। लेकिन दूसरी बात, यदि हेट्रोजाइगस, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, तो इसके लिए टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मूला है 2 टू पावर n, वेयर n बराबर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील्स। कितने हेट्रोजाइगस एलील हैं इन जीनोटाइप? किसी भी जीनोटाइप में कितने हेट्रोजाइगस एलील हैं उसको हम n का वैल्यू मानते हैं, और उस हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला है 2 टू पावर n। एग्जाम्पल लेके बताते हैं। कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर यह होमोजाइगस है, यह भी होमोजाइगस है, लेकिन यह हेट्रोजाइगस है। एक हेट्रोजाइगस है, यानी n की वैल्यू 1, तो 2 टू पावर n की वैल्यू रख देंगे तो 1, तो यह दो प्रकार के 2 टाइप्स के गैमेट्स बनाएगा। यदि यहाँ पे हम कैपिटल आर स्मॉल आर कर दें तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जब 2 होते ही 2 टू पावर 2 यानी 4 प्रकार के गैमेट बनाएंगे। यहाँ पर एक हेट्रोजाइगस एलील है तो 2 टू पावर n करेंगे, n की वैल्यू 1 होगी, और उस हिसाब से 2 टू पावर n करने पे n की वैल्यू 1 है, तो कुल दो प्रकार के गैमेट, एक में कैपिटल टी जाएगा, एक में स्मॉल टी। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ मियोसिस। मियोसिस कब होती है? ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। दूसरा पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, और यह F2 जनरेशन हुआ जहां फिनोटाइप 3:1, यह टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, यानी 3:1 फिनोटाइप, और इनका जीनोटाइप 1:2:1। ये एक जीनोटाइप, ये दोनों एक जीनोटाइप, और ये एक जीनोटाइप। फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल, 1 प्योर ड्राफ, और परसेंटेज वैल्यू में बताना हो तो 25% जो प्योर टॉल है। हाइब्रिड टॉल, ये हाइब्रिड है, ये 50%, ये प्योर टॉल है, 25%, ये प्योर डार्क होगा। रेसेसिव कैरेक्टर तो एक्सप्रेशन के समय ही प्योर हो जाते हैं, ये प्योर बोले या ना बोले, डार्क बोलने से ही प्योर है। फिनोटाइप रेशियो को शार्ट में हमने लिखा है PR, याद रखिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो 3:1। जीनोटाइप रेशियो, इसको शार्ट में लिखा गया है GR, इसका रेशियो है 1:2:1। अगला सवाल पूछा जाएगा, रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इन ए मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन। तो कितने होमोजाइगस हैं और कितने हेट्रोजाइगस हैं? तो ये 1 और 1 दो होमोजाइगस हैं और दो हेट्रोजाइगस हैं, तो 2:2 हो जाएगा, यानी अगेन 1:1 आ गया। Monohybrid F1 produces 2 types of gametes, but monohybrid F2 requires 4 types of gametes. मोनोहाइब्रिड F1 में दो प्रकार के गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, लेकिन मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन के लिए 4 गैमेट होते हैं, 2 मेल का और 2 फीमेल का, क्योंकि वो दोनों हेट्रोजाइगस यानी हाइब्रिड हैं। Both F1 and F2 do not show any type of blending. किसी भी केस में ब्लेंडिंग गैमेट्स की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हमने बताया कि यह यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मतलब सब जगह लागू होगा। व्हेन ए डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट पेयर ऑफ एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 हाइब्रिड, दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, एंड दे सेपरेट
प्योर एंड कंप्लीट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई एलील आते हैं तो वह प्योर बने रहते हैं बिना मिक्सिंग के, और वो अलग तभी होते हैं जब गैमेटोजेनेसिस होती है, तब तक वो एक ही साथ रहते हैं। इसी बात की पढ़ाई करना लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में था। मेंडल ऑब्जर्व दीज रिजल्ट्स थ्रू रेसिप्रोकल क्रॉसेस। मेंडल ने इस रिजल्ट को रेसिप्रोकल क्रॉस करा के, रेसिप्रोकल क्रॉस इन्वॉल्व्स टू क्रॉसेस वेयर इन सेकेंड क्रॉस द सेक्सेस आर रिवर्स फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। यानी हम क्रॉस जब दूसरी बार कराते हैं तो सेक्स को मेल की जगह पे फीमेल, फीमेल की जगह पे मेल कर देते हैं, कैरेक्टर को सेम रखते हैं। ये लिखा है टू क्रॉसेस concerning the same characteristic but with reversed sexes. For example, in one cross pollen is taken from tall plant while in other cross pollen is taken from dwarf plant. तो रेसिप्रोकल क्रॉस कराने के बाद भी रिजल्ट सेम रहता है। यहां पर दो डिफरेंट कैरेक्टर लिए गए हैं। अभी हम आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स पढ़ाए। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। जहां आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।